बैठ जाओ अपनी जगह, अब बैठ जाओ। चलो एक बार फिर से हम लोग शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा शांति बनाए रखो, थोड़ा शांति बना लो। आज हम लोग बायोलॉजी से एक क्लास को क्लियर कर देंगे, और वो क्लास होगी हमारा डिजीज, मतलब जितनी बीमारियां होती हैं। देखो कंपटीशन में एक चीज़ यार मैंने बार बार कहा है कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो बहुत अंदर जाके पूछता हो। सब चीज़ें तुम्हारी व्यवहारिक ही पूछी जाती हैं। तो डिजीज वाले चैप्टर में हम लोग मेनली देखेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखेंगे, समझ गए, वायरल इन्फेक्शन यानी वायरस से इन्फेक्शन देखेंगे, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन देखेंगे और फंगल इन्फेक्शन देखेंगे। इसके बाद हम लोग आनुवंशिक रोग पर चलेंगे। ठीक, आनुवंशिक रोग से कौन कौन बीमारी होले। इसके बाद हम लोग चलेंगे कुछ शरीर क्रियात्मक रोग होते हैं जिसका ना तो तुम्हारे फंगस से कोई लेना देना है, ना तो बैक्टीरिया से लेना देना है, ना तो प्रोटोजोआ से लेना देना है। तो सबसे पहले हम लोग चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज बायोलॉजी में सबसे पहले कि जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग। जीवाणुओं द्वारा होने वाले, नोट्स बनाते चलना, ठीक है। यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करेंगे। कैमरे से बाहर तो नहीं जा रहा है, यानी कि हम लोग बैक्टीरिया की बात करेंगे। अच्छा एक चीज देखो यार, सुनो। हाँ, खाते पीते रहो। जैसे मूवी चला था ना, मूवी चला था ना, मूवी की तरह पढ़ा तो याद हो जाइए एकदम आराम से। खाते पीते रहो, पढ़ते रहो। देखो हमारे यार एक फंडा रहेला, जौन चीज पढ़ावल जाता है वो समझ में आवे, चाहे तू लोट के पढ़ा, चाहे कूद के पढ़ला, चाहे सूत के पढ़ला, चाहे बैठ के पढ़ला, जैसे मन करो वैसे पढ़ा, बस याद रहे के चाहिए, दिमाग में फिट रहे के चाहिए, और कोनो उसे मतलब ना हो। सुनो पहले, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। देखो एक चीज हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि ये जो तुम्हारा जिसको हम लोग कहते हैं, गांव का लोग कहिए कि भैया इनके जैसे ही बुखार हुई तो कहिए कि बुखार होता है, कहेंगे कि बुखार हो गया, मतलब बीमार हो गए। बुखार जिसको हम क्या कहते हैं, फीवर। अच्छा देखो एक चीज हमें ध्यान रखना है, फीवर होता क्या है? फीवर कोई बीमारी है? फीवर इज नॉट ए डिजीज, डिजीज नहीं है। दिस इज द सिम्पटम ऑफ डिजीज। मतलब ये बताता है कि हमारे शरीर में कोई आक्रमणकारी आ गया है जिसको कि आना नहीं चाहिए था। मतलब कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई प्रोटोजोआ भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, या किसी प्रकार का कोई और कीटाणु हो सकता है, या वायरस हो सकता है। तो बुखार कोई बीमारी नहीं है। बुखार क्या है? बुखार ये बताता है कि हमारे शरीर में कोई अनचाहा दुश्मन आया हुआ है। और बुखार कब होता है? शरीर का टेम्परेचर बढ़ता कब है? शरीर का टेम्परेचर जब बढ़ता तब है जब हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज होते हैं ना, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। एंटीबॉडीज क्या करते हैं? जब बाहर से कोई रोगाणु आता है तो लड़ना शुरू कर देते हैं। तो जब एंटीबॉडीज जब लड़ते हैं तब शरीर का तापक्रम क्या होता है? बढ़ना शुरू हो जाता है। समझ गए? इसीलिए बुखार को, अब यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बुखार को मनुष्य का या मनुष्य का शत्रु और मित्र दोनों कहा गया है। पता है क्यों कहा गया है मनुष्य का शत्रु? भैया ये शत्रु भी है और मित्र भी है। अब इसमें कॉन्सेप्ट है तुम्हारा कि क्यों शत्रु कहा गया, क्यों मित्र कहा गया। क्योंकि बुखार जब आ रहा है तो इसका मतलब कि हमारे शरीर के एंटीबॉडी जो है क्या हो गए हैं, मारने का काम चालू कर दिए हैं, ये हो गया। लेकिन बुखार, हमारे शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कितना फ़ारेनहाइट में बताओ? 98.6 फ़ारेनहाइट, यही होता है ना। 98.6 फ़ारेनहाइट की बात हो रहा है, फ़ारेनहाइट में बात कर रहे हैं। एकदम
कॉमन सा क्वेश्चन है, खूब एग्जाम में पूछा गया है कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितने फारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 होता है। अब इससे अगर आगे बढ़ता है जब तापक्रम, तो हम उसको बुखार मानते हैं। लेकिन आधुनिक जो शोध कार्य हुए हैं, और खासकर कोविड काल के बाद ये माना जाता है कि 98 से लेकर के, मतलब ये मानते हैं कि अगर आपका 100 से नीचे है, मतलब 100 डिग्री फारेनहाइट तक अगर नहीं है, तो ये माना जाता है कि बुखार नहीं है। जब 100 से ऊपर जाता है तो ये माना जाता है कि बुखार है। लेकिन बहुत से लोग ऐसा नहीं मानते हैं कि नहीं, 98.6 के बाद जब शरीर का तापक्रम बढ़ने लगता है तो बुखार है। समझ गए ना? लेकिन हम लोगों को हम लोगों को ध्यान में यही रखना है कि भैया हमारे शरीर का सामान्य तापक्रम ही है, ऐसे ऊपर जाए तो बुखार हो जाए। अब येहू के कई भाग में बांट देवल गया है, जैसे कि होता है ना कॉमन, सामान्य अवस्था, तो 98 पॉइंट से लेकर के 101 तक माना जाता है कि कॉमन है। 101 से जब ऊपर शरीर का टेम्परेचर जाता है, 103 तक जाता है, 2 से 3 के बीच जाता है, तब माना जाता है कि क्या है, थोड़ा सा ज्यादा तापक्रम है। उसके ऊपर जब जाने लगता है तब ये माना जाता है कि सीरियस है। और 106 से भी ऊपर चला जाता है लोगों का, 106 से ऊपर जाता है तो सीवियर में आ जाता है, मतलब मरने की नौबत आ जाती है। समझ गए? इसीलिए बुखार को शत्रु और मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि बुखार होता है तो इसका मतलब कि हमारे जो शरीर के अंदर एंटीबॉडीज है वो लड़ रहे हैं इससे। लेकिन जब वो बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तब वो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, घातक हो जाता है। मस्तिष्क में उसका संक्रमण हो सकता है, ठीक है, ब्रेन हैमरेज तक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बुखार मनुष्य का क्या है, शत्रु और मित्र दोनों है। तो चलो, बुखार के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, इस तापक्रम को समझ लिया, और बुखार को शत्रु या मित्र क्यों कहा जाता है इसको भी समझ लिया। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि देखो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे सबसे पहले जाएंगे, यानी जीवाणुओं से होने वाले रोग, और एक एक रोग में 11 रोगों को पढ़ेंगे। इन्हीं 11 रोगों से टोटल क्वेश्चन बनता है मेनली। डिजीज तो बहुत होंगे यार, डिजीज तो इतना है कि पूछो मत, लेकिन 10 से 11 डिजीज जो आईएमपी हैं वही हमको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इससे क्या करेंगे हम लोग, मैंने कहा ना व्यवहारिक चीजें, इससे तुम स्वयं को बचाओगे, अपने परिवार को बचा सकते हो अगर जानोगे। जैसे कि अभी हम पढ़ते चलेंगे कि कौन सा डिजीज किससे हो रहा है और कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं, या होने पर कैसे बचाव किया जा सकता है। तभी हम अपने परिवार का या समाज का या देश का भला कर सकते हैं। जागरूकता होनी जरूरी है। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सामान्य चीजें ही पूछी जाती हैं, सामान्य जागरूकता के प्रश्न ही पूछे जाते हैं, कुछ भी अंदर से नहीं पूछा जाता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सबसे पहले हम लोग चलेंगे टाइफाइड पे। तो यहां से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है, कौन सा बैक्टीरिया से हो रहा है, कौन सा वायरस से हो रहा है, कौन सा प्रोटोजोआ से हो रहा है, कौन सा फंगस से हो रहा है, कौन सा शरीर क्रियात्मक रोग है, और कौन सा आनुवंशिक रोग है। तो सबसे पहले बैक्टीरियल रोग में हम लोग टाइफाइड पे चलेंगे। टाइफाइड को क्या बोला जाता है, साल्मोनेला टाइफस। टाइफाइड का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफस, इसके बैक्टीरिया का नाम है। इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफस नाम है। इसी बैक्टीरिया का जब संक्रमण होता है तब हमको टाइफाइड होता है, ठीक है। और दूसरा फैक्ट देखो, ये पहला फैक्ट हो गया हमारा साल्मोनेला टाइफस से। अब दूसरी बात अगर की जाए तो भैया ये फैलता किससे है, इसका संक्रमण किससे होता है, मच्छर से। टाइफाइड किससे होता है, दूषित जल से होता है। इसका संक्रमण जो होता है, संक्रमण दूषित जल से होता है। समझ गए? अगर पानी जो, जैसे एक बार एक क्वेश्चन किया गया था कि छिछले, मैंने शायद जिक्र किया हुआ है, छिछले हैंड पंप से जहां से पानी का लेवल ऊपर होता है उसको पीने से कौन सी बीमारियां होती है। तो उसमें विब्रियो काल यानी हैजा, और एक तुम्हारा वायरस सेपिलिया हो रहा था, और एक टाइफाइड हो रहा था। तो टाइफाइड जो है, अगर जल दूषित है तो टाइफाइड होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो तुम्हारा बन जाता है कि भैया ये संक्रमण किसको करता है, संक्रमित शरीर के किस अंग को करता है, आंत को करता है। संक्रमण किसको करता है, हमारे शरीर का कौन सा अंग संक्रमित होता है, आंत। अब इस आंत में भी कौन सी आंत, स्मॉल, हाँ स्मॉल, छोटी आंत, छोटी आंत, इससे संक्रमित हमारा आंत का जो भाग है वो छोटी आंत होता है, ठीक है। अब
इस बीमारी को अन्य किन नामों से, कुछ और नाम है जिन नामों से इसको जाना जाता है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी है, पूछे भी गए हैं। जैसे कि गांव में बहुत लोग का कहे ना कि भैया इनके हाई बुखार हो गया। कौन बुखार भैया? क्योंकि पहले जो है इसकी मस्तिष्क जो तो अलग होता है, वो वायरस से होता है, मच्छर से होता है। हड्डी तोड़ बुखार डेंगू को कहते हैं। हाँ, तेज बोला मर्दवा, शर्मात हुआ का। तीसरा फैक्ट हमारा होगा कि इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो मियादी बुखार ना लो बोला ना यार। जैसे पहले जब दवाएं नहीं थी, मेडिकल साइंस इतना आगे नहीं था, तो इसकी एक मियाद होती थी, मतलब कि 21 डेज की मियाद होती थी। यानी कि ये बैक्टीरिया इतना शक्तिशाली होता था कि 21 दिन तक आदमी को बीमार रखता था। पहले तो बहुत से लोग मर भी जाते थे, लेकिन अब कहा, अब तो चिकित्सा विज्ञान में इतनी प्रगति हो गई है कि 1 हफ्ता में सब टाइट हो जाला। समझ गए ना? इसको मियादी बुखार, एक अन्य नाम और है इसका, हाँ बहुत सही, मोतीझरा। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम क्या है? मोतीझरा। तो इसके 2 ये मेन नाम हैं, दोनों को याद करके हमको रखना है। अब टाइफाइड देखो, टाइफाइड जैसे हर रोग के 3 से 4 चरण होते हैं, समझ गए? अब मान लो अगर इसका इलाज हम लोग नहीं करते हैं या सावधानी नहीं बरतते हैं तो हो क्या सकता है? इसके लक्षण क्या है? जैसे कुछ रोगों के लक्षण देखो, बुखार आना तो एकदम कॉमन है, कुछ भी होगा तो बुखार आएगा ही आएगा, ये तो कन्फर्म है। तो बुखार कोई मेन मुद्दा नहीं है, लेकिन इसके मेन लक्षणों में सबसे मेन जो लक्षण क्या होता है कि शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। शरीर पर लाल दाने, चकत्ते नहीं, चकत्ता पड़ेगा तो डेंगू होगा, खासकर वायरल। और क्योंकि देखो अब क्या होता है ना कि जितने वायरस और बैक्टीरिया, इसमें म्यूटेशन हो रहा है, इनकी जो संरचना है ना, ये अपनी संरचना में बदलाव कर रहे हैं। जैसे कोविड काल आया हुआ था तो पहली बार कुछ और लक्षण देखा गया, दूसरी बार वही कोविड है लेकिन कुछ और लक्षण देखे गए, तीसरी बार वही कोविड था, कुछ और लक्षण देखे गए। तो इनकी म्यूटेशन में प्रोटीन से घिरा हुआ आवरण होता है, तो उसमें संरचना में बदलाव आता है। संरचना में जब बदलाव आता है तो लक्षणों में भी परिवर्तन आ जाता है। लेकिन अगर इसका इलाज ना किया जाए तो जैसे मान लो क्या होगा, बुखार होगा, थकान होगी, समझ गए, पूरे बदन में दर्द होगा, चूंकि छोटी आंत में संक्रमण है तो खाना नहीं पचेगा, भूख कम लगेगी। ये सब तो नॉर्मल सी चीजें हैं, लगभग हर बीमारियों में होता है। उल्टी होगी, ठीक है, दस्त भी हो सकते हैं, मे भी हो भी सकता है। लेकिन इसका एक लक्षण कौन सा है जो कि सबसे मेन है, वो ये है कि अगर इलाज करने में हम लोगों ने ज्यादा देरी करी तो शरीर के आंतरिक अंगों, खासकर इस छोटी आंत से रक्त का स्राव होने लगता है, और एक गंभीर लक्षण है। अगर ये लक्षण आ गया तो समझ लो कि फिर इलाज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो रोग की अंतिम अवस्था में, रोग की अंतिम अवस्था में आंतों से रक्तस्राव, ये मतलब अंतिम अवस्था में, ये वाला सिम्पटम तुम लोग लिख लेना, बाकी किसी सिम्पटम की जरूरत नहीं है। शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, होता किससे, बैक्टीरिया से होता है, संक्रमण किससे होता है, दूषित जल से होता है, प्रभावित किसको करता है, छोटी आंत को करता है। और अब तो इसका टीका भी मार्केट में उपलब्ध है। बच्चों को टाइफाइड के, इससे बचाव के लिए टाइफाइड का टीका लगवा देना चाहिए। लगभग 2-2 हज़ार रुपया लेके डॉक्टर लोग आराम से टीका लगाओ उसमें। तो टाइफाइड से सिर्फ इतनी चीजें हो गया। टाइफाइड से इतनी चीजें याद करके रखो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। मिटा दें? हाँ, अरे नोट नहीं किया क्या? अरे यार ये क्या कर दिया। इधर दिख रहा है, इधर क्या स्थिति है, इसको नोट कर लो। अब मैं दूसरे डिजीज पर चलूंगा। डिप्थीरिया। अच्छा यहां पे देखो, एक मिनट सुनो, थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट चलते हैं। यहां देखो, इजी टू मॉडरेट वे में अगर चला जाए तो ये जो संक्रमण होता है दूषित जल से हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मैं क्वेश्चन करूं
कि ये जो टाइफाइड है, टाइफाइड से संक्रमित होने की संभावना निम्न में से किसको नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं उसमें ऑप्शन तुम लोगों को दे देता हूं, मान लो कि किसको नहीं हो सकती है, संभावना सबसे कम होगी, ऑप्शन हमारा ये हो जाता है। ए में मैं ऑप्शन दे दूं कि 0 से 6 माह के बच्चे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे दूं 2 से 3 वर्ष के बच्चे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे दूं 5 से 10 वर्ष के, मतलब जो बालक है उनको, या डी में ऑप्शन दे दूं नन ऑफ दीज। अब तो यहां दिख ही नहीं रहा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन क्लियर मतलब सही हो सकता है कि कौन सा? 0 से 6 माह। क्यों? क्योंकि 0 से 6 माह के जो बच्चे होते हैं वो पानी नहीं पीते हैं, माँ के दूध पर ही निर्भर रहते हैं। तो जब पानी नहीं पिएंगे तो फिर उनको होगा कहाँ से टाइफाइड। तो इजी टू मॉडरेट वे में इसको हम समझने की कोशिश कर लिए। फिलहाल ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग आएंगे डिप्थीरिया पे, ठीक है। नोट्स बना लो इसका। क्या इसको तो मिटा दे रहे हैं यार, इसमें क्या दिक्कत है? डिप्थीरिया पे चले। यहां देखो डिप्थीरिया। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भैया डिप्थीरिया, पहली बात तो ये, मैं बैक्टीरिया पढ़ा रहा हूं, जीवाणु पढ़ा रहा हूं, तो जीवाणु से होता है। क्लियर? डिप्थीरिया के जीवाणु का नाम क्या है? कोई बोल सकता है क्या? डिप्थीरिया के जीवाणु का नाम क्या है? हाँ, कारिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। इसके बैक्टीरिया का नाम है कारिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ये इसका बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का नामकरण कर दिया गया कि भैया इससे होता है, कारिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। चलो आगे चलते हैं। अब सबसे पहले अब फैक्ट इसका देखें तो पहले फैक्ट की अगर बात करें हम, तो ये जो डिप्थीरिया होता है किससे होता है, किसके संक्रमण से होता है? मतलब क्या हम खा लेंगे पी लेंगे तो हो जाएगा भैया डिप्थीरिया? जीवाणु से तो हो रहा है, लेकिन जीवाणु को भी हमारे शरीर में प्रवेश करने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए ना। हवा चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, कुछ तो कुछ चाहिए। कुछ लोग नाखून चबायल करे ना, जानला। हाँ, एक क्लास में कम से कम 5 जाने कलम चबाना देख ले। कलम चबायल कर तो का होई? बैक्टीरिया जेबे करी मुँह में। तो नाम से क्या लेना देना। यहां देखो किससे होता है संक्रमण, किससे होता है? दूषित या संक्रमित क्या? भोजन नहीं, दूध। संक्रमित दूध, मिल्क। संक्रमित दूध से होता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डिप्थीरिया किसको होता है? 1 से 5 साल तक के बच्चों में होता है। डिप्थीरिया किसको, बीमारी प्रभावित किसको करती है? मेनली 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बालकों को। 5 वर्ष में, अच्छा अभी तो शैशव अवस्था है ना, तो बच्चा लिख ला। बच्चों में मेनली इनमें होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। दोनों फैक्ट आईएमपी हैं, समझ गए? अब देखो यहां से इसका मेन लक्षण देखो। लक्षण मैंने कहा ना, बुखार तो आना ही आना है, भूख कम लगी, उल्टी हो सकेले, ये सब चीज तो कॉमन है, इससे मतलब नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? क्या कोई बता सकता है? आनंद भाई बताएंगे। हाँ, गले। किसको? गले। यहां से क्वेश्चन देखो, ये क्या करता है, इसका बैक्टीरिया जो होता है, इस फैक्ट को भी लिखना तुम लोग, तीसरे फैक्ट को। गले की श्वास नलिका, गले की श्वास नलिका में झिल्ली बनाकर श्वास को क्या कर देते हैं, सब अवरुद्ध कर देते हैं, यानी सांस लेने में दिक्कत होती है। और इससे बालक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये वाला आईएमपी है, इसको नोट करके रखोगे।
पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बीमारी में गले की श्वास नलिका में झिल्ली बना देते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है या श्वास नलिका को अवरुद्ध कर देते हैं, इस डिप्थीरिया में होती है। हालांकि अब डिप्थीरिया बच्चों में नहीं पाई जाती है, उसका रीजन क्या है कि इसका टीका मार्केट में आ गया है। अब किसी भी बच्चे में ऐसा कुछ मिलता नहीं है देखने को, ठीक है। तो ये तीसरा वाला फैक्ट भी आईएमपी है। अब इससे बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, इससे बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। इससे बचाव के लिए बच्चों में क्या होता है, कौन सा टीका लगवाना चाहिए, डीपीटी का टीका, ठीक है। डी यानी क्या, डी यानी क्या, डिप्थीरिया हो गया तुम्हारा। पी यानी क्या, पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी, पर्ट्यूटिस हो गया। और टी यानी क्या, टेटनस हो गया। तो डिप्थीरिया का टीका, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा गया है कि डिप्थीरिया का टीका निम्न में से किन किन रोगों से बचाव करता है। तो हमारा ऑप्शन जाएगा कौन कौन से, डिप्थीरिया, अरे सॉरी यार, डीपीटी का टीका, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, काली खांसी और क्या, टेटनस, इन 3 रोगों से बचाव करता है। तो डिप्थीरिया वाला लिख लिए, यही है मेन कॉमन, यही, इससे ऊपर कुछ भी नहीं पूछना है उसको, ये चीजें जानते रहो तुम लोग, इससे ये वाली चीज, ठीक है। मिटाते हैं, फिर चलते हैं तीसरी बीमारी पर। क्या, अब देखो एक कॉमन सी डिजीज है, उस पे हम लोग चलेंगे, एक कॉमन सी डिजीज है उस पे हम लोग चलेंगे। देखे गांव वाले भाषा में अगर बोलल जाए तो लोग बोले ना टीबी, क्या होगा ना, टीबी, क्षय रोग, समझ गया। तो हम लोग चलेंगे भैया, देख लेते हैं टीबी पर। इसके लक्षण थोड़ा सा देखना पड़ेगा हम लोगों को, सारी चीजें यहां देखो। टीबी होता कैसे है, किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है, ठीक है। क्योंकि जीवाणु वाला पढ़ रहे हैं तो जीवाणु से होता है। और दूसरी बात है कि इसके जीवाणु का नाम क्या है, बताइए आनंद भाई। ट्यूबरकुलोसिस तो बाद में लगा हुआ है, उससे पहले बाजा बजाओ, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम। हम तो झूठा ही परेशान है यार, यहाँ पे तो बायोलॉजी वाले बैठे हैं, उनसे क्वेश्चन मुझे करना है। बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसके बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। अब चलो बताओ इसका संक्रमण कैसे होता है, कैसे संक्रमण होगा। पहली बात तो ये कि संक्रामक बीमारी है, ये कैसी बीमारी है, संक्रामक बीमारी है। और इसका संक्रमण किससे होता है, वायु, हवा के माध्यम से। क्योंकि इसका रोगी छींकता है, खांसता है, उसके संपर्क में अगर ज्यादा रहोगे तो हो सकता है कि बैक्टीरिया तुम्हारे अंदर भी चले जाए, तो तुमको भी रोग होने की संभावना हो जाएगी, ठीक है। और टीबी, ये इसका संक्रमण हवा से होता है। और दूसरा फैक्ट अगर देखा जाए भैया, तो एक चीज हमेशा हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जितने, अगर जो डिजीज हवा से फैल रही है वो एकदम कॉमन सी बात है कि संक्रामक होगी ना, कॉमन सी बात है कि संक्रामक होनी। कोरोना क्या था, संक्रामक था। टीबी क्या है, संक्रामक है। अब इसके बारे में अगर देखा जाए तो WHO की अगर रिपोर्ट पे विश्वास किया जाए, WHO के अनुसार पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टीबी के रोगी अगर कहीं पे हैं तो कहां पे हैं, भारत में। सर्वाधिक टीबी के रोगी यहां पे हैं, भारत में। और टीबी कई प्रकार की होती है। टीबी शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि ब्रेन टीबी हो गई, समझ गए, चेस्ट टीबी हो गई, बोन टीबी हो गई,
ब्लड टीबी भी होती है, आंत की टीबी भी होती है, तो कई प्रकार की टीबी होती है, लेकिन कॉमन या जनरली कौन सी टीबी पाई जाती है? चेस्ट। कौन सी टीबी पाई जाती है जनरली? चेस्ट, यानी सीने की टीबी। चेस्ट टीबी के मरीज संख्या में सबसे ज्यादा मिलते हैं। समझ गए? अब ये बताना कि टीबी को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो थर्ड फैक्ट में चलो, क्या क्या बोलो? हाँ, किसी ने तपेदिक बोला? किसने बोला? बहुत सही बोला, तपेदिक। हाँ, यक्ष्मा, राज यक्ष्मा भी कहा जाता है। यक्ष्मा या राज यक्ष्मा, पहले राजा महाराजा लोगन के हो, ठीक है। यक्ष्मा आई एक और का नमो आयकर है क्षय रोग। इन नामों से जाना जाता है इसको। समझ गए? अब अगला फैक्ट पे इसके लक्षणों पे चलेंगे, क्योंकि इसके लक्षण कॉमन है। मैंने कहा ना कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है। अभी तुम लोग चले जाओगे किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, तो देखोगे HIV का, समझ रहे हो कि नहीं, और इसके बाद हेपेटाइटिस का या टीबी का लक्षण दिया रहता है। अगर इतने दिनों से आपको ये प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को दिखलाइए। तो ये लक्षण हमको याद करके रखने हैं, और चूंकि एग्जाम के लिए भी बहुत ही IMP है। तो सबसे पहला लक्षण अगर इसका देखा जाए तो एक देखो, बुखार तो आना ही आना है, लेकिन इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए पहले की अगर बात करें तो लगातार एक महीने तक हल्का बुखार होता है। बुखार तेज नहीं होगा, लगातार 1 महीने तक हल्का बुखार। साथ ही में इसी में लिख लेते हैं दस्त भी, ठीक है ना, डायरिया जिसको बोलते हैं। लगातार 1 महीने तक हल्का बुखार और दस्त, ठीक है। थकान कमजोरी वाला लक्षण हम नहीं लिखेंगे, थकान कमजोरी तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर तुम्हारे क्या लिखा रहता है सेंटरों पे कि 2 हफ्तों से अधिक समय तक क्या? खांसी। 2 हफ्तों से अधिक समय तक खांसी। लक्षण लिखते जाओ, ये लक्षण IMP हैं। अगर खांसी आ रही है 2 हफ्ते से अधिक समय तक, तो मे बी टीबी की संभावना, ट्यूबरकुलोसिस की संभावना हो सकती है। समझ गए? और तीसरा क्या लक्षण है इसका? तीसरा बहुत ही IMP लक्षण क्या है? वजन में, वजन बहुत तेजी के साथ गिरता है, वजन में गिरावट आती है। 1 महीने के भीतर वजन में कितनी गिरावट आती है? 1 महीने के भीतर 1/10 की गिरावट, प्रतिशत की गिरावट। ये 3-4 मेन लक्षण है। बाकी और जो लक्षण है उसका कोई मतलब नहीं है। भूख नहीं लगती है, आदमी हर समय थका थका कमजोर रहता है। समझ गए? ये सारी चीजें होती है। तो लक्षणों पे ध्यान देना है। अब हमको ध्यान इस बात पर देना है, इधर देखो बायोलॉजी वाले, चलो बायोलॉजी वाले जितने हैं वो बताएं कि इससे बचाव के लिए, अगर मान लो टीबी से हमको बच्चों का बचाव करना है तो कौन सा टीका लगाया जाता है? बच्चों में कौन सा टीका लगता है? हेपेटाइटिस का लगवा रही हो? BCG का टीका लगता है बच्चों में। बच्चों में किसका टीका लगाया जाता है? टीके की अगर बात करें तो BCG का टीका लगाया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल नेम? हाँ, बैसिलस, उनके नाम से ही जिन्होंने ढूंढा था इसको, बैसिलस कालमेट ग्वारिन इसका फुल नेम है। फुल नेम भी याद करके रखोगे। BCG का फुल नेम क्या है? बैसिलस कालमेट ग्वारिन है। अब इसके बाद ये टीका बच्चों को कब लगाया जाना चाहिए? कब लगाया जाना चाहिए? कब? तुम्हारा ऑप्शन है जन्म के तुरंत बाद, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 1 हफ्ते के बाद। तीसरा ऑप्शन है 1 महीने के अंदर। चौथा ऑप्शन है 6 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर ऑप्शन गलत है तुम्हारा।
जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। इसका टीका कब लगाना चाहिए बच्चों में? जन्म के तुरंत बाद। अगर तुम्हारे ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन दिया है तो इस ऑप्शन पे टिक करोगे। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है तो नियरेस्ट ऑप्शन पे जाओगे। अगर 1 हफ्ते वाला दिया है तो उस पे जाओगे, वो भी नहीं दिया है तो 1 महीने वाले पर जाओगे। लेकिन अगर ये दिया है तो जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। ठीक है, अब बताओ अगला क्वेश्चन है मेरा तुम ही लोगों से। चलो थोड़ा बताना यार कि ये टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी? हाँ, केकरे नाम पे की खोज किसने करी थी? यहां देखो, बैसिलस कालमेट ग्वारिन, ठीक है, उनका नाम ही है ग्यूरिन। कालमेट ग्यूरिन उनका नाम ही है, समझ गए? उन्हीं के नाम पे इसके टीके का नाम रख दिया गया। तो ये कालमेट ग्यूरिन या ग्वारिन इनका नाम है। इन्होंने ही बीसीजी के टीके की खोज करी थी। और टीबी की संभावना सबसे ज्यादा किसको होती है? देखो, प्रतिरोधक क्षमता जिसकी कमजोर होगी उसमें होगी। ठीक है, अगर मान नहीं ऑप्शन के हिसाब से तुम लोग चलोगे, जैसे तुमने कहा बच्चों में, बुजुर्गों में, तो सीधी बात है बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, बुजुर्गों में भी होती है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा टीबी के जो मरीज आते हैं वो वयस्क आते हैं, ना तो बच्चे आते हैं ना तो वृद्ध भी आते हैं, लेकिन वयस्कों से कम आते हैं। वयस्कों में सबसे ज्यादा क्या होती है? देखो हमारे समाज का, अब मान लो थोड़ा सा, पहले तो बहुत ज्यादा गरीबी थी, अब तो सुधार हो गया है बहुत ज्यादा ना। अब सबको लगभग सब कुछ खाने पीने को मिल रहा है। पहले क्या था? नहीं मिलता था, तो पोषक तत्व तो नहीं मिलते थे, तो बीमारी होने की संभावना ज्यादा हो जाती थी। लेकिन ये जो है कोयला खदान में जो लोग काम करते हैं, कोयला खदान में जो लोग काम करते हैं उनके लंग्स को प्रभावित करने की संभावना ज्यादा से ज्यादा होती है। और जो श्रमिक वर्ग है जो अपने खान पान पर ध्यान नहीं देता है, मैंने कहा ऑप्शन जैसे देगा उस हिसाब से तुम लोग मारोगे। बच्चों, बुजुर्ग वगैरह वगैरह पे ध्यान नहीं देना है, हमको देना है कि कहां पे संभावना किस कारण सबसे ज्यादा होती है, उस हिसाब से ऑप्शन को चूज करोगे तुम लोग। बच्चे वाला ऑप्शन तो कभी चूज मत करना, बच्चे वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। वयस्कों में सबसे ज्यादा होती है। और आधुनिक चिकित्सा पद्धति में एक नई चिकित्सा, मैंने कहा ना कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे लिखा हुआ होता है, क्या नाम है उसका? आधुनिक चिकित्सा पद्धति टीबी की जो है क्या है? डॉट्स। ये 6 महीने की दवा की कोर्स होती है जो डॉक्टर की देख रेख में मरीज को खिलाई जाती है। और 6 महीने में, पहले इसके टीबी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन थे, प्रचार कर रहे थे ना डॉट्स का। फिर हेपेटाइटिस बी के भी ब्रांड एम्बेसडर थे अमिताभ बच्चन। इसके बाद दरवाजा बंद अभियान के भी ब्रांड एम्बेसडर थे। अरे वही शौचालय वाली बात, खुले में नहीं जाना। फिर अक्षय कुमार भी ब्रांड एम्बेसडर बने उसके, ठीक है। ये समय हार्पिक का ब्रांड एम्बेसडर हुआ अक्षय कुमार। प्रचार नहीं देखते क्या? तो टीबी की आधुनिक चिकित्सा पद्धति जो है क्या है? ये डॉट्स है। इसमें क्या होता है? दवाएं दी जाती है, डॉक्टर देखता है और उसकी दवा देती है। और इसका कोर्स कितने दिनों का होता है? 6 महीने का इसका कोर्स होता है। 6 महीने में यह बीमारी भाग जाती है। लेकिन समय से इलाज होना चाहिए। किसी भी बीमारी का अगर समय से इलाज, कैंसर तक का समय से इलाज है, लेकिन कैंसर साइलेंट होता है। जब ये 3rd और 4th स्टेज में पहुंचता है तब पता चलता है। अगर 1st स्टेज में पता चल जाए तो कोई नहीं मरेगा, लेकिन 3rd 4th स्टेज में पता चलने पर होता क्या है? राम नाम सत्य होगा ही क्या। तो हमने 3 बीमारियों का जिक्र यहां पे कर लिया, समझ लिए? ठीक है, तो अब चलते हैं किसी दूसरी बीमारी की तरफ। सारी चीजें नोट्स है? बोलो क्या नई नोट्स है? ये वाला हो गया ना? इधर वाला हुआ? एक छोटे को और पढ़ा ले। आते हैं टेटनस पे। इस नाम से सभी लोग वाकिफ हैं।
टेटनस वाले से। हो गया इधर का ना। चलो बताओ, ये टेटनस किससे होता है? नहीं नहीं नहीं, जीवाणु से कि बैक्टीरिया से? अरे वायरस से। जीवाणु से होता है। टेटनस के जीवाणु का नाम क्या है? कौन? टिटैनी, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। बहुत बढ़िया, आनंद 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 दे रहे हैं। क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। ठीक है, अब इसका पहला फैक्ट देखते हैं हम लोग। यह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? नर्वस सिस्टम, यानी किसको? तंत्रिका तंत्र को। प्रभावित अंग कौन सा होगा? तंत्रिका तंत्र। फैलता किससे है? होता किससे है? संक्रमण किससे होता है? नहीं नहीं नहीं, कुछ तो होगा, मतलब कुछ खाओगे पियोगे या कहीं से कुछ होगा तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। तो हेपेटाइटिस हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। हाँ, अब सही आए हो। जंग लगे लगे लोहे। देखा हमरे आनंद भैया बतावत हुआ, लोहे का लीद, अरे घोड़े का लीद यानी घोड़े का मल। देखो, हर एक बैक्टीरिया या वायरस जो होता है ना, इसके भी रहने के लिए एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए, एक इनका भी स्थान होता है। हर जगह नहीं रह सकते, एक निश्चित तापक्रम और एक निश्चित स्थान पर रहते हैं। जैसे कि जो इंसेफ्लाइटिस होता है, जिसको मस्तिष्क ज्वर हम बोलते हैं, इसके जो मच्छर होते हैं, ये मच्छर धान के खेतों में ज्यादातर पाए जाते हैं और वहीं पर प्रजनन करते हैं। तो इसका जो बैक्टीरिया होता है, ये कहाँ पे रहता है? जंग लगे लोहे पर या घोड़े के मल या लीद पे रहता है, रहने की संभावना ज्यादा होती है। तो चोट लगती है तो यही सलाह दी जाती है कि एंटी टेटनस का इंजेक्शन आप लगवा लीजिए। अब इसके लक्षणों पे चलते हैं। इसके लक्षण क्या उभरते हैं? बुखार तो आएगा ही आएगा, ये चीज, अरे नहीं, इसके अन्य नामों पर चलते हैं। अन्य किन नाम से जाना जाता है? आनंद भाई, आनंद दीजिए आप। धनुष टंकार, क्या बात है। इसका एक नाम क्या है? धनुष टंकार। एक थे और नाम है यार, लॉक जॉ। इसका एक अन्य और नाम है लॉक जा, क्योंकि जबड़ा लॉक हो जाता है और अंतिम अवस्था में शरीर जो है थोड़ा सा ऐसे हो जाती है, धनुष की तरह, मतलब ऐसे मुड़ जाती है। ये इसका लक्षण है। बचाव, इससे बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जा सकता है? पीछे पढ़ लियो तुम लोग, बच्चों में कौन सा टीका लगता है? इससे बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अब इस रोग से कोई ग्रसित मिलता नहीं है, समझ गए ना? ये भी एक तरह से मान लिया जाए तो नदारद है, छूमंतर है, अब किसी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो चलो क्या करें, अब 4 रोग में ही क्लास को बंद करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें याद करना। तंत्रिका तंत्र, इसके बैक्टीरिया का नाम, जंग लगे लोहे या घोड़े का मल, इसका अन्य नाम क्या है? धनुष टंकार या लॉकजा। ठीक है, और बचाव के लिए हम कौन सा टीका लगाते हैं? डीपीटी का टीका लगाते हैं। किसमें? बच्चों में, बड़ों में नहीं। बंद कर दे, बंद कर दो यार, वहीं से बंद करो, बस ऑन हो गया ना। चलो ठीक है। कल कितने क्वेश्चन पर हम लोगों ने डिस्कस किया था? जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन कौन सा हो गया है, इसको बताओ। कौन कौन सा हुआ है? बस नाम बता दो यार। हाँ, अरे कौन कौन भैया, नम्मा बताओ लोग। टाइफाइड, डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, और कौन सा? टेटनस हो गया है। चलो, टेटनस से आगे हम लोग आते हैं
हमारे घर में सब यूट्यूबर हो गया, लड़का लड़की ले ले सब, माई कोई का हालत खराब हो जाता। हाँ नहीं, मैडम यूट्यूबर रहती तब तो कितना व्यूज भाग गए हो। हाई देखा, न्यूमोनिया पे चले जी। अब अगली जो बीमारी है हमारी, जो कि बैक्टीरिया से होती है, उसका नाम क्या है? न्यूमोनिया। नोट्स बनाते चलना। रुकमनी पहले पढ़ लो। आज बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ साथ हम फंगस इन्फेक्शन को समाप्त करेंगे और 20 से 25 मिनट में सब समाप्त हो जाएगा। बस तो लोगों को कोऑपरेट करा बस। न्यूमोनिया किससे होता है? न्यूमोनिया किससे होता है? आनंद भैया, आजाद, किससे होता है? बैक्टीरिया से कि वायरस से? बैक्टीरिया माने जीवाणु, मतलब ये जीवाणु से हो रहा है। चलो ठीक है, इसके जीवाणु का नाम क्या है? कोई बता सकता है? बायोलॉजी वाले नहीं बताओगे? इसके जीवाणु का नाम है डिप्लोकाकस। डिप्लोकाकस न्यूमोनी, ये इसका जीवाणु है। समझ गए? संक्रमण कैसे होता है? ये संक्रामक है। संक्रमण कैसे होता है? छींकने से होता है। तो छिकिया का बैक्टीरिया कहाँ जाइए सब? अरे कोनो माध्यम चाहिए कि ऐसे ही चल जाइए? वायु। संक्रमण का माध्यम क्या है? संक्रमण किससे होता है? वायु से, यानी हवा द्वारा। समझ गए? अब देखो यहां से फिर तीसरे फैक्ट की तरफ चले तो देखा, यहां से एक चीज हमेशा ध्यान में रखना तुम लोग कि अगर क्वेश्चन करे कि डिप्लोकाकस जो न्यूमोनी है, यानी न्यूमोनिया जो है, इससे प्रभावित अंग कौन सा है? लंग्स यानी चेस्ट। तो तीसरा फैक्ट जो तुम्हारा बनेगा प्रभावित अंग। तो प्रभावित अंग में क्या लिखोगे? फेफड़ा। अब अगर चौथे फैक्ट में, यहां देखो, चौथे फैक्ट में अगर बात की जाए तो हम तो कहें मोबाइल हमारे गए। हाँ सही करो उसको। ये दिख रहा है ना सेंटर में, बस वही चीज। देखो फेफड़ा है। अब इससे सुनो पहले, ये अगर देखा जाए, अगर व्यक्ति की हम बात करें, यहाँ देखो व्यक्ति की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा किस आयु वर्ग के लोग इससे प्रभावित होते हैं? छोटे बच्चे। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो 0 से 5 साल तक के 5 वर्ष के जो बच्चे हैं, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। 0 से 5 वर्ष के बच्चे। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अगर प्रभावित की बात करेगा कि न्यूमोनिया से प्रभावित होने वाले मतलब आयु वर्ग में जो कुछ भी पूछेगा, इजी टू मॉडरेट जाएगा 0 से 5 साल, 5 से 10 साल, 10 से 15 साल, या ऐसे भी पूछ सकता है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था वगैरह वगैरह। तो सब हमारा ऑप्शन शैशवावस्था ही होगा। 0 से 5 साल तक के बच्चे सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं। किससे? न्यूमोनिया से। अगर मान लो उसमें बाल्यावस्था नहीं है, हालांकि एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि न्यूमोनिया किसी को भी हो सकता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी को हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होते हैं। और बच्चों के बाद अगर सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं तो वो कौन होते हैं? वृद्ध। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होते हैं? अगर बच्चा ऑप्शन में ना है तब ऑप्शन में तो लोगों वृद्ध लगेगी बात, जानला। बुढ़े लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है। नोट्स बनाते चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा देखो, इससे बचाव के लिए, न्यूमोनिया से बचाव के लिए किस टीका लगाया जाता है? बच्चों, न्यूमोकाकल। कौन सा टीका लगाया जाता है? बच्चों को टीका लगाया जाता है कौन सा? न्यूमोकाकल का। न्यूमोकाकल, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये है न्यूमोनिया। बस इतनी चीजें याद रखोगे, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, यहीं से पूछेगा। समझ गए ना? ये जब मतलब थोड़ा सा नहीं, लोग गांव में कहते हैं कि डबल न्यूमोनिया होगा है। यही न्यूमोनिया अगर कायदे से इलाज ना किया जाए तो बाद में चल करके ये न्यूमोनिया जब बिगड़ता है ना तो सेप्टिसीमिया में बदल जाता है।
सेप्टिसीमिया में चेंज हो जाता है, तब जो है बच्चों को आईसीयू में भर्ती करना पड़ जाता है और काफ़ी इलाज की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पे खतरा बढ़ जाता है। तो निमोनिया से ये सारी चीज़ें तुम लोग याद करके रखोगे, बस यहीं से क्वेश्चन आना और जाना है। अब चलते हैं हम लोग, इसको नोट्स बनाते रहो। हम लोग इधर से देखेंगे, कुर्सी पकड़ो यार, पता कैमरे से बाहर तो नहीं हूं ना। अब हम लोग चलेंगे हैजा पे। मैं बाहर जा रहा हूँ, ये नहीं बाहर जा रहा है ना, लिख ले बस, हमको जाने दो। हैजा जगह कहा जाला कॉलरा। अब इसको बता सकते हो तुम लोग कि इसका जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम क्या है? देखिए क्या बताओ वाला, हाँ विब्रियो कॉलरी। तो इसके बैक्टीरिया का नाम, जो जीवाणु है उसका नाम है विब्रियो कॉलरी। संक्रमण किससे होता है? क्या तुम खाओगे या पियोगे तो संक्रमण हो सकता है। मेनली दूषित जल या दूषित भोजन। लेकिन ऑप्शन में हमेशा याद रखना, ऑप्शन में किसको प्रीफर करोगे तुम लोग? जल को प्रीफर करोगे। यानी संक्रमित जल किससे फैलता है? संक्रमित जल या भोजन। लेकिन ऑप्शन में याद रखना, मैं बोल रहा हूं ना कि तुम अगर ऑप्शन में संक्रमित जल है तो इसी को तुमको प्रीफर करना है, वैल्यू इसी को देना है। अगर भोजन है तब भी, लेकिन अगर जल ना है तब भोजन के दे दिया। और इसका लक्षण भी पूछता है भैया, इसका लक्षण पूछता है कि इसमें होता क्या है। लगातार क्या होता है? लगातार दस्त, एकदम रुकता नहीं है, लगातार दस्त और उसके साथ वोमिटिंग यानी उल्टियां। लगातार दस्त और उल्टियां, ये इसका लक्षण है, ठीक है। और जो दस्त होता है वो एकदम सफेद रंग का होता है, पानी की तरह दस्त होता है। और दस्त जो कैसा होता है? सफेद कलर का पड़ जाता है। और अगर मान लो इलाज अगर शुरू में सही ढंग से नहीं किया जाए तो बाद में क्या हो जाता है? शरीर का डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। और इसका सबसे खतरनाक, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि विब्रियो कॉलरी यानी हैजा का सबसे खतरनाक सिम्पटम कौन सा है, मतलब जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, यानी मरने की संभावना भी हो सकती है। क्या लोग यार बोलते होंगे, या किसी को कालरा हुआ होगा, डायरिया में भी ऐसा होता है, हुआ होगा। क्या रुक जाती है? कॉन्सेप्ट लगाओ, अगर मतलब सब कुछ पानी निकल गया तो क्या रुक जाएगा? पेशाब रुक जाती है। अंतिम अवस्था में पेशाब क्या हो जाती है? रुक जाती है। तब यही खतरनाक स्टेज होता है, तब ड्रिप लगाना पड़ जाता है और मतलब अच्छे से इलाज करने की जरूरत पड़ जाती है। और डॉक्टर तब तक नहीं छोड़ता है जब तक कि आपको पेशाब न लगे, मतलब पेशाब 2-4 बार आप जब होने लगेगा, दस्त रुक जाएगी, उल्टी रुक जाएगी, तब मान लेंगे कि हम ठीक हैं। तो ये होता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बार बार पुटअप किया गया है कि जो विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया है इसका आकार कैसा होता है, क्योंकि जीवाणु जो होते हैं कई आकार के होते हैं ना, सर्पिले आकार के होते हैं, कॉमा आकार के होते हैं। तो जहाँ से क्वेश्चन पूछता है वहाँ पे हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। इसका जीवाणु किस आकार का होता है? कॉमा आकार का होता है। जीवाणु का आकार कैसा होता है? ऐसे कामा लगाते हो ना, तो जीवाणु का आकार में लिख लेना कामा आकार। हो गया तुम्हारा हैजा, यानी कि विब्रियो कॉलरी वगैरह वगैरह सारे तथ्य यही हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटाता हूं, अब तीसरी बीमारी पर चलता हूं। पिछले साल हमको हुआ था यार। हाँ, पैंट कब गीली हो जाए पता न चला, ये हालत हो गई थी। जब ड्रिप लगल तब जाएगा तो सही है। क्यों हंस रहे हो? किसी को भी हो सकता है यार। अरे जा, जीवंत है, हुआ था। कॉमा आकार का होता है। इसके बैक्टीरिया जो होते हैं किस आकार के होते हैं?
कॉमा आकार के होते हैं। और यहाँ से एक चीज याद रखना, मैंने बताया हुआ छिछले हैंड पंपों से पानी पीने वाले लोगों को कौन कौन सी बीमारी होती है, मैंने बता दिया है। कौन कौन सी? एक कॉलरा भी उसमें शामिल है। ठीक हो गया कॉलरा। अब चलते हैं हम लोग दो ठो सेक्सुअल डिजीज हैं, उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। एक है तुम्हारा जीवाणु से होने वाला रोग गोनोरिया। हाँ, गोनेरिया या गोनोरिया। गोनोरिया होता है, किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। अब इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, चलो बताओ। सुजाक। हाँ, कोनो गोनोरी होगा। सुजाक दूसरी चीज है। हाँ, टिपनोमा पैलिडम। हाँ यार, सही बोल रहे हो। हाँ, सुजाक, ठीक बोल रहे हो। गोनोरिया सुजाक, यानी वो सिफिलिस दूसरा होता है। हाँ, तो ठीक है, इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? हाँ बोलो, आनंद बोल रहा था। हाँ, आजाद बोल रहा था। निसेरियाई या निसेरिया गोनोरिया, इसके बैक्टीरिया का नाम है निसेरियाई गोनोरिया। ठीक है, ये किसी को भी हो सकता है, यानी कि मतलब पुरुष को भी हो सकता है, स्त्री को हो सकता है। किसको हो सकता है? स्त्री को भी हो सकता है, मतलब लड़के को भी हो सकता है। लड़के को नहीं होगा। यहाँ से थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट हम लोग जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा इसको देख लेते हैं। इसके बैक्टीरिया का नाम निसेरियाई गोनोरिया है। ठीक है, इसमें होता एक प्रभावित अंग कौन सा है? तो प्रभावित अंग सीधी सी बात है कि जो गुप्तांग है। ठीक ना, तो बताने की जरूरत नहीं है। अब इसमें लक्षण जो मेनली निकल करके आते हैं, लक्षण जो निकल करके आते हैं वो मतलब खुजली होती है, जलन होती है, खुजली, जलन और पस यानी मवाद भी आ सकता है। हालांकि ये लक्षण मतलब ये लक्षण पूछेगा नहीं, मतलब ऐसे लक्षण आते हैं तो इसका इलाज करवा लेना चाहिए। जब तुम जाओगे तो इसके लिए मेनली अगर इस प्रकार की कोई डिजीज है तो एक टेस्ट होता है, HIV का टेस्ट नहीं होता है। इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडाल का। विडाल टेस्ट होता है, इससे पता चलता है, ये टेस्ट है, बात कम, ये टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट होता है। विडाल टेस्ट से पता चल जाता है कि आपके अंदर ये वाली मतलब इस तरह की प्रॉब्लम है तो कैसी है, कितनी मात्रा में है और किस। अरे यार, सही बोल रहे हो तुम, विडाल नहीं, मेरे दिमाग से सुनो एक मिनट। ऐसे ही नाम है उसका, थोड़ा सा दिमाग से उतर गया है, अभी बताता हूँ जैसे ही आएगा। इसका टेस्ट का भी छोड़ो यार, टेस्ट का थोड़ा सा छोड़ो, विडाल नहीं है, इलीजा तो एड्स के लिए होता है। अरे बता रहे हैं यार, कौन सा टेस्ट है, उसी तरह से नाम है, विडाल की तरह ही, लेकिन भूल रहा है इस समय। आगे चलते हैं, बाद में लिखवा दूंगा। ठीक है, टेस्ट कौन सा होता है इसको लिखवा देंगे। तो ये है, इसमें मेनली ये लक्षण आते हैं। तुमको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये मतलब सेक्सुअल डिजीज है और स्त्री और पुरुष प्रभावित होते हैं। निसेरिया गोनोरिया इसका क्या है, नाम है। बैक्टीरिया से होता है, लक्षण से कोई मतलब नहीं है, ये सारे लक्षण आते हैं। बाकी अब एक चीज हमेशा याद रखना, ये किसको हो सकता है और किसको नहीं हो सकता है। जानते हो किसको हो सकता है, किसको नहीं हो सकता है? इजी टू मॉडरेट का मतलब क्या हुआ कि क्या शिशु को हो सकता है? नहीं हो सकता। बाल्यावस्था में हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो किशोरावस्था से ही होगा। जब भी होगा तो किशोरावस्था से ही इसकी शुरुआत हो सकती है। जितने भी इस प्रकार के डिजीज हैं ये इसके बाद ही शुरू होंगे, उसके पहले नहीं। हाँ, लेकिन अगर जैसे मान लो HIV हो गया, तो HIV चूंकि ब्लड से संक्रामक बीमारी है तो वो बच्चों को भी हो सकता है, लेकिन इसके होने की संभावना बच्चों में नहीं होती है मेनली। ठीक है, एक और है तुम्हारा सिफिलिस। ये भी बैक्टीरिया से होता है। सिफिलिस किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। ये भी सेक्सुअल डिजीज है और इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, कोई बताए? हाँ, सही बोल रहे हो, टेपोनोमा
आनंद ना बोलत हुआ। ट्रेपोनेमा पैलिडियम। इससे भी प्रभावित अंग क्या है, सभी लोगों को पता है। इसके बैक्टीरिया का नाम याद करके रखो। इसमें भी क्या होता है, त्वचा पर, मतलब उस जगहों पे दाने पड़ जाते हैं, घाव हो जाता है। ठीक है, दाने पड़ जाते हैं, घाव हो जाता है। और ये भी मेनली किशोरावस्था से शुरू हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता है। तो ये रहे बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज। अब हम चलेंगे किस पे, काली खांसी पे। किस पे, काली खांसी का होला हो? बताओ थी ना यार। हट, इसको मिटा दें, इसको मिटाएं। देखो, अब आते हैं हम लोग काली खांसी की तरफ। काली खांसी, इसके जीवाणु का नाम क्या है, कोई बताए? चलो आनंद भाई, आजाद भाई। नहीं नहीं यार, वर्टिसेला कहाँ चले गए? बतावा श्रीनाथ जी, बताइए। तुम्हारी गेंदबाजी बहुत अच्छी रहा, क्या गेंद फेंकते थे यार। कहीं संन्यास ले लिए इतना जल्दी, अभी तो कि खेले के चाहत रहा। इसके बैक्टीरिया का नाम है हीमोफिलस। इतना जल्दी संन्यास ले डाला, हीमोफिलस। बेईमानी कहाँ करेंगे, बहुत बढ़िया, इतनी बढ़िया गेंद फेंका। हीमोफिलस पर्ट्यूसिस, इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। ठीक है, और प्रभावित अंग कौन सा है, प्रभावित अंग क्या है? प्रभावित अंग में तुम लिखोगे श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, या गला भी कह सकते हो। समझ गए ना, ये प्रभावित अंग है। होता किसको है ये पर्ट्यूसिस, किसमें पाया जाता है? बच्चों में होता है। ठीक है, ये संक्रमण किन में होता है? बच्चों में। और संक्रमण का माध्यम भी क्या होता है, संक्रामक है। संक्रमण का माध्यम भी क्या होता है, हवा होता है। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि ये बच्चों में होने वाली बीमारी है। और पहले ही मैंने बता दिया है कि इसके लिए तुम कौन सा टीका लगवाओगे अपने बच्चों को, डीपीटी का टीका। इससे बचाव के लिए बच्चों में डीपीटी का टीका लगवाया जाता है। और काली खांसी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जानते हो इसका लक्षण क्या है? देखो, लक्षण इसका भी पूछा गया है। इसका लक्षण ये है कि लगातार सूखी खांसी आएगी। ऑप्शन में ध्यान देना, बलगम वाली खांसी नहीं, सूखी खांसी। और जानते हो काफी दर्दनाक बीमारी है, जिन बच्चों में है तब तक खांसी आएगी। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि आधे घंटे तक खांसी आती है, खांसी रुकती नहीं है। और खांसी कब रुकती है? जब तक कि थोड़ा सा बलगम, समझ रहे हो ना, जब तक कि थोड़ा सा बलगम जो है बाहर नहीं आ जाता है। कई बच्चे तो खांसते खांसते मलमूत्र तक कर देते हैं। और 1-2%, 3% में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी खांसते खांसते मृत्यु तक हो सकती है, डेथ। ये है तुम्हारा काली खांसी। क्या बता रहा है उसमें, बता रहा है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। हाँ सही बोल रहे हो, ऐसा है ना। देखा कहाँ गया, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस ना, ये कहाँ लिखे हैं यार, इधर दिख रहा है ना, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा शायद मैं बताता या भूल भी जाता, पता नहीं। लेकिन जैसे कुछ किताबों में 2 तरह से दिया हुआ है।
जैसे कुछ ऐसी किताबें हैं, एथेंटिक बुक्स हैं, उसमें बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस दिया है और कुछ एथेंटिक बुक्स में हीमोफिलस पर्ट्यूसिस भी दिया है। तो अब किसको सही माना जाए? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना तुम लोग, एक चीज हमेशा ध्यान रखोगे, क्योंकि अगर एनसीईआरटी पर विश्वास करें तो एनसीईआरटी में बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस ही दिया है, इसलिए कभी भी जब भी ऑप्शन आए तो बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस ही तुम लोग मारोगे, ना कि हीमोफिलस पर्ट्यूसिस मारोगे। तो एक चीज ध्यान देना कि भैया बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस इसका क्या है, बैक्टीरिया का नाम है। हीमोफिलस भी कहीं कहीं दिया है, लेकिन हीमोफिलस ज्यादा एथेंटिक आंसर नहीं है, तो इसको ऐसे याद करके रखना। अब हम लोग आते हैं, अच्छा ये बताओ प्लेग किससे फैलता है? वायरस है इसका या बैक्टीरिया है? वायरस है। जीवाणु से होता है तो बैक्टीरिया होगा ना फिर। प्लेग किससे? प्लेग प्लेग किससे होता है? जीवाणु से होता है, कंफ्यूज मत हो, जीवाणु से होता है। पोलियो किससे होता है? पोलियो कैसे होला हो? पोलियो जीवाणु से होता है। पोलियो बैक्टीरिया है, एकदम कंफर्म हो? यानी हम ही कंफ्यूज है फिर। मैं पूछ रहा हूँ प्लेग किससे होता है? जीवाणु से होता है। मैंने पूछा पोलियो किससे होता है? ये जीवाणु बोल रहे हो। किससे होता है? वायरस से होता है। पोलियो का वायरस होता है। चलो ठीक है। प्लेग के जीवाणु का नाम क्या है? हाँ बोलो, सही बोल रहे। पास्चुरेला पेस्टिस। इसके जीवाणु का नाम क्या है? पास्चुरेला पेस्टिस। अब इतना तो बता ही सकते हो कि ये जो प्लेग होता है, ये इसका वाहक, जैसे चूहा और बिल्ली नहीं, मच्छर भी नहीं, गिलहरी, बहुत सही। इसके जो पिस्सू होते हैं, प्लेग के जो पिस्सू मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं, इनके मतलब रहने की सबसे आदर्श स्थिति या दशा कहाँ पे होती है? किस जानवर? तो तुम्हारा ऑप्शन होगा मेन चूहा प्लस गिलहरी, चूहा और गिलहरी। और प्लेग प्रभावित किसको करता है? प्रभावित किस अंग को करता है? ऐसा कोई मेन अंग नहीं है, पूरे शरीर को प्रभावित कर जाता है। नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, लेकिन मेन चीज क्या है ना, प्लेग में क्या होता है, यहाँ पे इसके लक्षण में तुम लोग एक चीज यहाँ पे लिख लो। इसके लक्षण में ना, जैसे कुछ के लक्षण होते हैं जो अन्य रोगों में नहीं पाए जाते, इसके लक्षण में क्या होता है कि शरीर पर गिल्टियां बन जाती हैं। शरीर पर क्या होता है? गिल्टियां बन जाती हैं। इस लक्षण को लिख लेना, शरीर पर गिल्टियां बन जाती हैं। बहुत तेज बुखार होता है। ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि 5 से 6 घंटे के अंदर जान भी ले लेती है, इतनी खतरनाक है ये। समझ गए? और जानते हो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी वालों ने क्या किया था? प्लेग से प्रभावित कंबलों को सैनिकों में बंटवा दिया था। अजय ओढ़ल थे। प्लेग पहले कहाँ रहे? पहले हैया तावन आई गल है। प्लेग क्या होता था? पहले आता था तो गांव के गांव साफ हो जाते थे। अब इससे बचने का उपाय क्या? इसका कोई टीका उपलब्ध नहीं है। इसका कोई टीका उपलब्ध नहीं है। अपने घरों में चूहों को मत रहने दीजिए आप, ठीक है? और चूहा मार दवा का प्रयोग करिए। चूहा मार दवा किसको बोलते हैं? कौन सा सल्फाइड? जिंक सल्फाइड की जिंक फास्फाइड? जिंक फास्फाइड को चूहा विष कहा जाता है। तो जिंक फास्फाइड को क्या बोलते हैं हम लोग? चूहा विष। इसका प्रयोग करके चूहों को मार देना चाहिए, या तो चूहेदानी रखला, जेकरे पास चूहेदानी की व्यवस्था वही में अपन रोटी वोटी रखा ललचावा, फिर जब आवे तो एक बाद बहरी आएगा। एक यह हो। हाँ तो प्लेग हो गया। हमने कितनी बीमारियों को डिस्कस किया, थोड़ा सा एक बार बताना।
ज्यादा ज्यादा वायरस पे डिस्कस करना होगा। सुनो, एक बीमारी पर और डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे, जिसका नाम है एंथ्रेक्स। कई लोग कंफ्यूजन में एंथ्रेक्स को क्या समझ लेते हैं कि ये वायरस से होता है या वायरस की बीमारी है। अभी कुछ साल पहले 2009-10 की बात है, क्या हुआ था, इसने कहर मचाया हुआ था। इसका प्रयोग, इस एंथ्रेक्स बैक्टीरिया का प्रयोग, अब भाई किसी देश का नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि यूट्यूब पे है, तो इसका प्रयोग किया कैसे गया था, जैविक हथियार के रूप में। समझ गए ना, इसका प्रयोग जैविक हथियार के रूप में किया गया था। बस इतना याद रखो कि एंथ्रेक्स क्या है। एंथ्रेक्स क्या है? ये जीवाणु है, जीवाणु से होने वाला है। प्रभावित अंग की अगर बात करें, प्रभावित अंग में अगर तुम लोग बात करोगे तो सीधे सीधे लिख लेना श्वसन तंत्र, क्योंकि यही इसी पर ये प्रहार करता है और सांसें रुक जाती है। जैसे इसके बाद तुम्हारा कोविड था ना, चेस्ट पे प्रहार किया, श्वसन तंत्र पे प्रहार किया। सार्स जो था, सार्स भी वही कर रहा था, श्वसन तंत्र पे प्रहार कर रहा था। इसके बाद तुम्हारा वो क्या नाम था उसका, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू भी क्या करता है, ये सब चीजें श्वसन तंत्र पर ही प्रहार कर रही थी। तो बस इससे इतना याद रखना, बस प्रभावित अंग क्या है, श्वसन तंत्र है, बैक्टीरिया से होता है, एंथ्रेक्स होता है, और इसका प्रयोग जो है कैसे किया गया था, कैसे किया गया था और कैसे किया जा सकता है, तो बायोलॉजिकल वेपन्स के रूप में किया जा सकता है, यानी जैविक हथियार के रूप में इसका प्रयोग किया गया था। एक छोटी सी बीमारी है, सबके लगभग हो जाला, देखे तो लोगन कहला, कैमरे से बाहर नहीं हो ना, फोड़ा। मैं बाहर रहूं, ये बाहर ना रहे, वो भी बाहर। फोड़ा, जिसको क्या कहते हैं, बॉयल्स। ये फोड़ा, फोड़ा यार लगभग सभी को कभी ना कभी होता ही है, हो जाता है ना फोड़ा। तो फोड़ा जो होता है ये मेनली बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, जीवाणु से होता है। इसके जीवाणु का नाम कुछ ऐसा है नहीं जिसके बारे में हम लोग पढ़ें, बस इतना याद करके रखना है कि ये बैक्टीरियल डिजीज है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो एंटीसेप्टिक किसी क्रीम का यूज करते हैं, या तो उसके साथ एंटीबायोटिक दवाओं का यूज करते हैं। बॉयल्स में सिर्फ इतना ही। फोड़ा किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से। क्योंकि बाद में क्वेश्चन जब तुम्हारा करेगा ना तो पूछेगा निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है या नहीं होता है, या वायरस से होता है या नहीं होता है। मेनली तुम लोग देखोगे यही 10 से 11 कॉमन डिजीज हैं जिन पे बार बार क्वेश्चन बनता रहता है। इसके बाद वायरस वाले चैप्टर पे जब चलेंगे तो वायरस में थोड़ा ज्यादा हमको पढ़ना है। यहाँ पे 10-12 बीमारियां पढ़े, वहां पे कम से कम 15 से 20 बीमारियां पढ़नी पड़ेंगी। अब हम लोग दमा वाला 5 बीमारी पढ़ते हैं और 5 मिनट में इस क्लास को क्लोज कर देते हैं। अरे दमा वाला कर रहे हैं, फंगस वाला, क्योंकि फंगस का चैप्टर थोड़ा छोटा सा है। चलो अब आते हैं हम लोग कवक, कवक से होने वाले रोग। कवक से होने वाले रोग यानी कि फंगस, समझ गए। फंगस से होने वाले रोगों में कोई 1-2 रोग का नाम बताओ, तनी देखिए क्या बताओ वाला। हाँ, गंजापन, क्या बात है अरे सॉरी शिवांगी जी, 3 रोगों का नाम आपने बता दिया। कम से कम आप लोग बता दें 1-2 रोगों का नाम। दमा है, तो हम दमा से ही शुरू कर देते हैं। सबसे फर्स्ट दमा किससे होता है, याद करके रखना है हमको। किससे हो रहा है, कवक से होता है, फंगस से होता है। इसके कवक का नाम क्या है, कैन एनीबडी आंसर? ऑप्शन दे तब। देखो इसके कवक का नाम क्या है, एस्परजिलस, एस्परजिलस फ्यूगीमेटस।
इस कवक का नाम याद करके तुम लोग रखोगे। इसके कवक का नाम एस्परजिलस फ्यूगीमेटस है। और इसका लक्षण भी पूछता है। दमा के मरीज को देखे हो ना। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, दमा जो होता है ना, जितने, एक चीज ध्यान देना, जितने कवक से होने वाले डिजीज हैं उसमें से अधिकतर डिजीज जो होते हैं वो आनुवंशिक भी होते हैं। दमा जो होता है आनुवंशिक भी बन जाता है, समझ गए। या इसको क्या बोलते हैं, गंजापन, ये भी आनुवंशिक बीमारी हो जाती है। कभी कभी विकिरण के प्रभाव से भी गंजापन आता है। लेकिन फिलहाल फंगस में दमा, एस्परजिलस फ्यूगीमेटस। और ये करते क्या है, प्रभावित अंग कौन सा है, प्रभावित अंग लंग्स है। हाँ, लंग्स है, यानी फेफड़ा है। ये जो एस्परजिलस फ्यूगीमेटस क्या करते हैं, फेफड़े के अंदर जाल बना देते हैं। तो इसको याद करके रखना, इस लक्षण को, क्योंकि पूछा है एग्जाम में। फेफड़े में पहुंचकर क्या करते हैं, जाल बना देते हैं, जाल बना देते हैं। और क्या इससे क्या होता है, देखते हो कैसे दमा वाले कैसे लेते हैं, ऐसे से ना। ये बोले बीड़ी उड़ी पियल मत, क्यों पियला ना नहीं तू पियला, कभी कभी पी ले करा, कोनो बात ना। में पहुंचकर जाल बना देते हैं, जिससे क्या होता है, श्वास लेने में दिक्कत होती है, श्वास लेने में परेशानी। ये है इसका। अब दूसरा चलते हैं, खाज। खाज भी किससे होता है, खाज जिसको खुजली तुम बोलते हो, खाज किससे होता है, कवक से, फंगस से होता है। इसके कवक का नाम क्या है, एकेरस, एकेरस इसके बीज, एकेरस इसके बीज, इसके कवक का नाम है, खाज के नाम, खाज के कवक का नाम। प्रभावित अंग है कोई भी, मतलब शरीर, त्वचा। प्रभावित अंग में क्या हो जाएगा, त्वचा, क्योंकि त्वचा में कहीं पर भी हो सकता है। इसके लक्षण की अगर हम बात करें तो लक्षण में क्या लक्षण उभर करके सामने आते हैं, खूब खुजली होती है, खुजली प्लस शरीर पर सफेद चकत्ते, ध्यान देना लाल चकत्ते नहीं, शरीर पर सफेद चकत्ते पड़ जाते हैं। अब आते हैं हम लोग दाद। सभी लोगों को पता है दाद के बारे में, सबको पता है ना, तीसरी बीमारी दाद। के भैल के ना भैल, सही से बताया लोगन, भैल तो के ना, हमके का ना भैल, हमके कुल भैल। अरे पूछा मत यार, सिम्पटम बड़ा खतरनाक है। सिम्पटम है, देखो पहले सिम्पटम से पहले इसके कवक को जान लेते हैं ना, कवक का नाम क्या है, क्यों बता देगा ना, बता भैया। इसके कवक का नाम है ट्राइकोफाइटान, ट्राइकोफाइटान इसके कवक का नाम है। लक्षण यार क्या होता है, लक्षण जानते हो क्या होता है, त्वचा पर गोल लाल घाव युक्त चकत्ते। और एक ऐसी बीमारी है, ये संक्रामक भी है। बस इतनी चीजें इससे याद करके रखो। फिर चलिए गंजापन पे, टेंशन मत लो, बस खत्म होने वाला है। आपका पूछिए आप। हाँ हाँ, एलर्जिकल है, एलर्जिक है। कुछ लोगों को फूलों से एलर्जी है, कुछ लोगों को गद्दे पर सो जाएंगे उसी से एलर्जी है, किसी को धुआं से एलर्जी है। तो उसके लिए तो बड़ा लंबा टेस्ट होता है, 4 से 5 हजार रुपये लग जाएंगे कि किस चीज से तुमको एलर्जी है, समझिए ना। चलो
चलो गंजापन पे चलते हैं। ये गंजापन जो तुम्हारा है, गंजापन किससे होता है? मेनली कवक से होता है, फंगस से होता है। इसके मतलब कवक का नाम क्या है? टीनिया कैपेटिस। टीनिया कैपेटिस। टीनिया कैपेटिस इसके कवक का नाम है। सभी लोगों को पता है क्या होता है भैया? बाल झड़ जाता है ना, तो प्रभावित अंग कौन सा होगा? सर होगा, या सर के नीचे की जो त्वचा होगी वो होगा? बाल कमजोर नहीं होते हैं, बाल के नीचे की जो त्वचा होती है ना, वो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। उसको कवक क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं धीरे धीरे, तो आदमी धीरे धीरे गंजा हो जाता है। समझ गए? कवक का नाम याद करके रखना, ठीक। लेकिन यहां से दो चीजें और हम लोगों को ध्यान में रखनी है। ये जो कवक होता है ये तुम्हारा आनुवंशिक भी है। अरे गंजापन ये आनुवंशिक है। ये क्वेश्चन आया था, जानते हो कैसे? आईएएस में आया था और गलत बहुत से लोगों का हो गया था, क्योंकि इसने पूछ दिया था कि ये मतलब किससे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो फंगस तो जानते थे, आनुवंशिक भी जानते थे, और इसमें एक ऑप्शन और उसने दिया था, तीनों को दे दिया था, विकिरण। सौरिक विकिरण मतलब सूर्य की विकिरण, इससे भी होता है। या कोई और रेडिएशन है ना, जैसे बहुत सारे रेडिएशन होते हैं, उसमें किसी प्रकार का रेडिएशन है, उससे भी हो सकता है। जैसे सौरिक विकिरण से क्या होता है? त्वचा कैंसर भी होता है। उसी प्रकार से इससे किसी प्रकार के रेडिएशन से, सौरिक विकिरण से ही नहीं, किसी भी प्रकार के रेडिएशन से ये हो सकता है, गंजापन हो सकता है। तो इसके कितने हो गए यार? दमा हो गया, कौन कौन से हुए? थोड़ा दिखाना, बताना। हाँ, दमा, खाज, दाद, गंजापन हो गया, 4 हुए हैं। एक देखो होता है नाखूनों का भंगुरपन। नाखूनों का भंगुरपन। कभी कभी नहीं देखते हो तुम लोगों के नाखून जो है, मतलब नाखूनों में क्षय होने लगता है। नाखून का क्या होता है? क्षय होने लगता है, नाखूनों का क्षय होता है, उसी को क्या कहते हैं? नाखूनों का भंगुरपन। ये भी कवक से होता है। इसके कवक का नाम एस्परजिलस समूह का ही है, एस्परजिलस ही है। इसके कवक का नाम भी एस्परजिलस ही है। और इसमें लक्षण में क्या लिखोगे? लक्षण में कुछ नहीं लिखना है। जो नाखून होते हैं ना, उनमें भंगुरपन यानी नाखूनों का क्या होने लगता है? क्षय होने लगता है। हुआ होगा लगभग कभी न कभी। ठीक है, 4-5 बीमारियां हो गई, देखते हैं एक और है बस। पता नहीं क्या सर। हाँ, एक जो छूट रही थी, 5 हो गए, छठा लिख लो बस। एथलीट फुट, देखो एग्जाम में खूब पूछा है, एथलीट फुट, ये वाला एग्जाम में खूब पूछा है कि भैया एथलीट फुट किससे होता है? तो ऑप्शन जाएगा हमारा कि कवक से होता है, ठीक। और इसके कवक का नाम क्या है? टीनिया कैपेटिस, इसके भी कवक का नाम है। अच्छा, कभी कभी देखते हो तुम लोग बारिश के दिनों में, जानते हो प्रभावित अंग त्वचा ही है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, ये मेनली क्या करता है? जो पैरों के तुम्हारे उंगलियां है ना, उंगलियों के बीच में कभी कभी घाव सड़न नहीं होने लगता है, और खासकर बारिश के दिनों में, तो वो टीनिया कैपेटिस यानी एथलीट फुट इसी बीमारी को कहते हैं। पैर की उंगलियों में, पैर की
अंगुलियों में नहीं, अंगुलियों के बीच, अंगुलियों के बीच क्या होता है, घाव बन जाता है। ये रहा तुम्हारा कवक से मेनली होने वाले रोग, इससे बाहर नहीं आना है। यही 6 ठो हैं जो फंगस इन्फेक्शन से होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि भैया इनमें से कौन सा फंगस से है, कौन सा बैक्टीरियल है। तो बैक्टीरियल हम लोगों ने देख लिया, फंगस हम लोगों ने देख लिया। अब वायरल इन्फेक्शन पे जाएंगे तो वायरल में देखेंगे। होगा, कहो क्लास बंद किया जाए। चलो क्लास को बंद करते हैं। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, देखें। नहीं यार, एक क्वेश्चन और बता था, बस बंद कर दी। क्वेश्चन हिस्ट्री से है, हटी ला, हट गई नहीं। आज बड़ी शांति है क्या? ये शहर है अमन का, यहाँ पे बड़ी शांति। अच्छा गाना ना? हाँ चलो, एक तो मैं कथन पूछने वाला हूं तुम लोगों से, देखते हैं कौन बताता है। किस इतिहासकार का है, किसके बारे में है? कोटेशन है ना? पन्ना पलटो। ये क्यों को बर्थडे उड्डे ना पड़ा था यार? केकर हो? स्नेहा का रहल तो स्नेहा आईबा नहीं की। चलो कोटेशन बताओ, किसने? अच्छा, ये मतलब जो सिरों पर धूल फेंकने वाली बात थी, ये किस इतिहासकार ने बोला है? बर्नी का पूरा नमवा का कहाँ का निवासी था? बुलंदशहर में कौने जगह का? बरन का था। बहुत बढ़िया। क्या कोई ऐसा है जो उसके कोटेशन को हूबहू बता दे? मेंस में लिखना होगा तो हूबहू। हाँ श्रीनाथ बताएगा, बता दो। प्लीज कम ऑन द स्टेज सर, प्लीज कम ऑन। हाँ वही से बोला। जो अनुयायी थे उनके कौम के सब लेके गए और जाते वक्त अपने सिरों पर धूल को फेंका, और 40 दिनों तक जमीन पर सोए रहे और शोक मनाया। 40 दिनों तक शोक मनाया। ये दिखावा रहल कि सही में स्वामी भक्ति रहल? दिखावा रहल ना? कहीं को मरने के बाद कुल कहानी पता है। इतिहास को अगर पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, कायदे से पढ़ेंगे तब। फिलहाल क्लास को बंद करते हैं। वो जो भी आप बताए थे उसको बताया नहीं। क्या बोलो? हाँ यार सॉरी, हाँ टेस्ट याद नहीं आ रहा है। हाँ उसकी जांच होती है, मतलब नाम ऐसे ही है, बस आ नहीं रहा भी, उसमें भी लगा हुआ है। चलो ठीक है, अगर जब भी आएगा तो बता देंगे ऑफलाइन में। कमरे से बाहर हो रहा है, बता भी नहीं रहे हो तुम लोग।